भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2017 का अगला पार्ट। इसके पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। 51 तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। अगला नंबर देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। जो अनुच्छेद 21 है इनके दायरे में नहीं आता। ये 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प ऐसा है जो दायरे में नहीं आता, 3 विकल्प आते हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला कुछ विकल्प कह रहा है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता चिकित्सक द्वारा, डॉक्टर द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। दूसरा विकल्प कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। तीसरा कहता पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ये 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों के अलग अलग दे दिए गए हैं। तो अब देखते हैं क्या है। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। क्या? मृत्युदंड, जो मृत्युदंड है वो अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। क्या आता है देखते हैं, विश्लेषण देख ले। चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सक सहायता जो कराता है, सहायता परमानंद बनाम भारत संघ 1998 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विशाखा मामले में अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा पानी की गुणवत्ता को दूषित करना संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। मृत्युदंड है जो वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। जो भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो कौन सी समान हैं। तो देखते हैं। पहला कहता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। सही है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच में जो समानताएं होंगी वो देखना है। दूसरा कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं। तीसरा कहता है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तीसरा तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखते हैं विकल्प का जोड़ा जब कब बनेगा। इसके बाद कहता है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। अब विकल्प देता है, ए विकल्प में देता केवल 3, बी में कहता है 3 और 4, सी में कहता है 2, 3, 4 और डी में कहता है 1, 3। तो तीसरा तो अपना बिल्कुल सही है। तीसरा अपना बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्रम में अब देखना, अगर क्रम का तरीका आपको मालूम हो गया तो आप आंसर ला गए, आंसर के पास पहुंच जाएंगे, अन्यथा आप गलत कर देंगे। तो क्या आता है देखते हैं। तीसरा तो सही है, लेकिन इसमें पहला गलत है। तो पहला गलत है तो डी नंबर भी गलत। दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो केवल 3 बार सही है, केवल तीन एक नंबर, ए नंबर में केवल 3। ठीक, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं नहीं है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख लें। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता हैं तो कुछ असमानता भी हैं। जहां भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, लेकिन वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि मनोनीत किए जाए कुछ सदस्य। ठीक, अब इसके बाद कहता है, क्या कहता है, जबकि अमेरिका के पास ऐसा नहीं है। इस असमानता का अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है। ठीक,
राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना आदि। अतः उपरोक्त विकल्पों में से केवल ए ही सही है। ठीक, केवल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। अगला कहता है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। देखिए, पहला कहता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 का 6वां भाग, कुल संख्या का 6वां भाग। इसके बाद कहता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला कहता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग। फिर कहता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग, सदन की संख्या का 10वां भाग। सदन की संख्या का 10वां भाग क्या है। लोकसभा अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है, तो 10वां भाग है। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा होता है। पीठासीन अधिकारियों समेत कुल 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 55 सदस्य, कितने सदस्य, 55 सदस्य, एवं राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए कम से कम 25 सदस्य आवश्यक होना जरूरी है। ठीक, यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष या राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित उत्तर छांटिएगा। देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है गुजरात, सूची राज्य गुजरात है, गुजरात। और इस सूची अगली दी गई है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। गुजरात में A9, एक गुजरात है, संख्या 1 में दिया गया 9। कर्नाटक में दिए गए 11, केरल में दिए गए हैं 12, उड़ीसा में दिए गए हैं 10। इसके प्रकार से अब वो कहता है कि ABCD। अब इसके बाद ABCD नीचे भी दिए गया, व्यवस्थित किए गए 1 2 3 4 के हिसाब से 1 4 3 2 3 2 4 1 इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। तो है क्या आंसर, देखिएगा। तो देखिएगा कर्नाटक, जो कर्नाटक है उसमें 9, केरल में 9 सदस्य हैं। कितने, केरल में 9 सदस्य। तो अब देखिएगा सी का ए केरल में 2 सदस्य हैं। कितने, केरल में 2 सदस्य हैं, केरल में 2 सदस्य। अब C2 जहां आ गया, C2 केवल हमने पकड़ लिया कि अब केरल में केवल 11 सदस्य हैं। कितने, 11 सदस्य हैं। तो अपने आप आंसर दिखाई देने के लगा कि C नंबर सही है। अब इसके बाद हम व्यवस्थित कर सकते हैं कि B का जो कर्नाटक है, कर्नाटक में है आपके 12 सदस्य। कितने हैं, 12। इसके बाद कहता है कि गुजरात में कितने सदस्य हैं, देखिएगा गुजरात में। और इसके बाद है आपका गुजरात में आपके सदस्य हैं 9, सही है, गुजरात में 9 है। और इसके बाद उड़ीसा में 10 आपके बचे।
ठीक, आपका सी नंबर सही है। देखते हैं विकल्प, थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। विकल्प में दिए गए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या, गुजरात में 11, लोकसभा की संख्या आपकी 26, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो प्रोटेम स्पीकर है वो सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? देखते हैं। पहला विकल्प कहता है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को या पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। डी कहता है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। कौन सा विकल्प? पहले वीडियो को रोकिएगा, इसके बाद समझिएगा, फिर इसके बाद आंसर निकालें। आंसर क्या है देखिएगा, सी नंबर क्या है? सी नंबर, जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, जो निर्वाचित होंगी, नई निर्वाचित लोकसभा होगी, उसमें से किसी एक को सदस्य को चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, थोड़ा सा व्याख्या कर लें। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। दोनों अच्छा समझ लीजिएगा, प्रोटेम या सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को इसके लिए चुना जाता है, जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसी में से किसी एक को चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। जो पहली बैठक होती है उसका अधिकारी पीठासीन ही होता है, उसे पीठासीन, उसका मूल कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जो उसका मूल कर्तव्य है कि नए सदस्यों को उसको शपथ दिलवाना होता है बस। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जो सदन में नए चुनाव होते हैं, जो सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं वो सत्यमेव समाप्त कर देता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का सदस्य स्वयं समाप्त हो जाता है और यह पद अल्पकालिक होता है। यह पद क्या होता है? अल्पकालिक, कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? जो राज्यसभा का गठन है वो कब हुआ था बताइएगा। वनडे एग्जाम की तरह ये क्वेश्चन है। 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, और 3 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम इसको गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। जो इसकी अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से अब राज्यसभा जाना जाएगा। क्यों? संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा?
जो राज्यसभा का गठन होगा 250 सदस्यों के द्वारा होगा। इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, निर्देशित किए जाएंगे तथा 238 का चुनाव राज्य तथा संघ क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। 238 होंगे संघ, उनका चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप में। 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, इसका निर्धारण करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, जो सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। इसके बाद कहता है, आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित स्वतंत्रता, अपरिचित सदनों से बाहर रखने का विशेष अधिकार। देखिएगा क्या है इसके, देखिएगा क्या है। साक्षी के रूप में उपस्थित स्वतंत्रता, जो साक्षी के रूप में उपस्थित संस्था है वो सी नंबर आपको विकल्प सही। देखते हैं थोड़ा सा विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 105, जो 105 अनुच्छेद है ग नंबर, अनुच्छेद 105 ग में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। कैसे, देखते हैं। इनमें यह भी शामिल है कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें न्यायिक गवाही आदि में जारी किए गए समन से छूट है। यह एक व्यक्तिगत विशेष अधिकार है, अन्य सभी सामूहिक विशेष अधिकार हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट, जो नीचे दिए गए कूट हैं, अपना उत्तर चुने। पहला कहता है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। पहला विकल्प में कह रहा है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अगला कहता है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला कहता है कि तीसरे नंबर में कहता है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। इसके बाद कहता है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो देखते हैं, फिर विकल्प देता है कोर्ट की तरह। कहता है कि 1 और 2, पहले में कहता है 1 और 2, दूसरा कहता है 1 और 3, तीसरा कहता है सी नंबर में कहता है 2 और 4, डी नंबर कहता है कि आल सभी। अब देखिए कौन सा सही है। अब इसमें से अगर हम एक ऐसा विकल्प ढूंढ लें कि हमें पता नहीं है कि सही कौन सा है, लेकिन इतना प्रयास कर लें कि हम ये देख लें कि इनमें से गलत कौन सा है, बस आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो पहला कहता है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, राज्यपाल को नहीं है, ठीक है, नहीं है, सही कह रहा है, राज्यपाल को नहीं है। तो किसके पास, देखते हैं, राज्यपाल को नहीं है कि नहीं है। देखिएगा, अगर आप पहला राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है, पहला सही है आपका, पहला सही है, लेकिन इसमें गलत आप देखते हैं गलत कौन सा है। अब एक खोज लीजिए गलत। वो कहता है विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। जहां 2 लिखा हो वो सारे गलत हो जाएंगे और जहां 2 नहीं होगा वो सही रहेगा। तो पहला आपका गलत है, ए नंबर में आया है, इसके बाद बी, सी नंबर में आया है, इसके बाद डी नंबर में भी आया है। तो आपका कौन सा सही होगा, बी नंबर, 1 और 3, 1 और 3। हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा सही है, लेकिन हमने ये पकड़ लिया कौन सा गलत है। बस ये पकड़ने के बाद अगर हमने ये पकड़ लिया कौन सा गलत है तो आपका आंसर सटीक, ठीक, 2 और 4 आपका आंसर, ठीक, सी नंबर। थोड़ा विश्लेषण, सॉरी। इसके बाद देखते हैं कैसे आया है। ये कहता है कि पहला, हाँ, बी नंबर, दूसरा गलत है तो बी नंबर आएगा, सही है,
सही है, सही है। अगला नंबर देखते हैं। व्याख्या देख लें। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसंसदीय व्यवस्था होती है, द्विसंसदीय व्यवस्था होती है, वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित करता है। ठीक, जिन्हें साहित्य ज्ञान, साहित्य विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव हो, उनके लिए, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 161 में जो संविधान का अनुच्छेद 161 है उसमें दर्शाया गया है। राज्यपाल को क्षमा आदि और उन कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को है। अतः विकल्प 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। हमारा बी नंबर सही था। ठीक, क्योंकि हमने पकड़ लिया कि दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत है तो अपने आप निकल आया तो बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या आता है, ये देखते हैं। 249 के अंतर्गत क्या आना है। 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा क्या, देखते हैं। पहला कहता है 6 मास से अधिक नहीं है। 6 मास से अधिक नहीं है। फिर कहता है 2 वर्ष से अधिक नहीं है। सी कहता है 1 वर्ष से अधिक नहीं है। डी कहता है असीमित काल। असीमित काल तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपने आप गलत है, डी नंबर। ठीक, इसके बाद वो कहते हैं 6 मास से पहले, 6 मास से अधिक नहीं है। 6 मास से अधिक तो होगा ही, 6 मास से अधिक होगा ही, ये अपने आप भी, ए नंबर भी गलत है। अब वो कहता है कौन सा सही है, तो सही कौन सा है। 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 6 से तो ज़्यादा होगा, 6 महीने से ज़्यादा होगा, लेकिन 2 साल से अधिक नहीं होगा। ठीक, क्या है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था, देखते हैं क्या है। बी शंकर के हनुमंथैया, डॉक्टर SR सेन, OB अलगेशन। कौन था, पहले वीडियो को रोकिएगा, फिर इसके बाद विचार करें, क्योंकि वन लाइनर की तरह ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा था जो कह रहा है कि सरकारी आयोग सदस्य था। बस इसको पकड़ना है। तो कौन था, डॉक्टर SR सेन। कौन था, डॉक्टर SR सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा व्याख्या देख लें। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य बी शिवरामन और RS सेन थे। आयोग ने अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिशों प्रस्तुत की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। कौन है, देखिएगा। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन है, क्या अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है।
बिल्कुल सिंपल सवाल है। कौन करता है देखिएगा, कौन करता है, कौन करता है? बी नंबर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 63 में क्या कहता है? 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? जो क्षेत्रीय परिषद है उसका लक्षण नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है। बी नंबर कहता है कि 1956 पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत आती है। अगला कहता है कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। इसके बाद कहता है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका विकल्प। पहले वीडियो को रोकिएगा, फिर इसके बाद सोचिएगा, इसके बाद देखते हैं क्या आंसर इसका। यह कहता है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। सही है, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला ये थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदें हैं संवैधानिक पर निकाय हैं, ना कि संवैधानिक। क्षेत्रीय परिषद हैं वो सांविधिक निकाय हैं। क्या है? सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय नहीं है वो। ठीक, इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 5 क्षेत्रों में विभाजित किया, उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। ठीक, 4 दिशाएं हैं। इसके बाद उसमें क्या किया है? मध्य और जोड़ दिया गया है। बस ये 5 कर दिया, 5 राज्यों। ठीक, 5 क्षेत्रों कर दिया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ावा देना। ये आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक सीमा, विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे विषयों पर विचार विमर्श तथा संतुष्टि करती है। ये केवल चर्चात्मक तथा परामर्श निकाय है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों में से ठीक उन्हें क्या करना है, बताना क्या सही है। पहला कहता है ए कहता है अभिकथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। जो पुनरीक्षण भारत में न्यायिक पुनरीक्षण है वो क्षेत्र सीमित है। इसके बाद कहता है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। अब वो कहता है कि जो कूट दिए गए हैं पहला और दूसरा है, मतलब ए कथन और कारण दोनों सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। दूसरा कहता है, दूसरा विकल्प बी नंबर में कहता है कि दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत। चौथा कहता है कि ए गलत और आर सही। बताएं क्या है। तो देखते हैं। जो ये कह रहा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जो भारत में पुनरीक्षण है वो सीमित क्षेत्र है, ये सही है आपका। इसके बाद कहता है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं, ये भी सही है लेकिन जो व्याख्या है वो नहीं कर पा रहा है। कौन सा? बी नंबर में कहता है आर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं सही रूप से कर पा रहा है। बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लें। व्याख्या में क्या है देखिएगा। भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और इंग्लैंड की सदस्यीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक मध्यम मार्ग निकाला है। कौन सा मार्ग निकाला है? मध्यम मार्ग में कौन चलते थे, कौन से
संत चलते थे उनका नाम कमेंट करें। जो मध्य मार्ग जिन्होंने मध्य मार्ग अपनाया था वो कौन थे, कौन धर्म के संस्थापक थे मध्य मार्ग, कमेंट करें। कहते हैं न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी विधि को जो विधानमंडल की शक्ति के बाहर है असंवैधानिक घोषित कर दे। भारत का उच्चतम न्यायालय एक शक्तिशाली न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय एक शक्तिशाली न्यायालय है, क्योंकि इसकी शक्ति का विस्तार कानूनों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संविधान की भी समीक्षा करने का अधिकार रखता है। केवल कहाँ तक ये कह रहा है, क्योंकि इसकी शक्ति कानूनों तक सीमित नहीं है, ठीक, कहाँ तक है, बल्कि संविधान की समीक्षा करने का भी अधिकार रखता है। ये लाइन पकड़िएगा। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, जैसे निर्देशक तत्वों की संकल्पना, आयरलैंड से संसदीय प्रणाली, राज्यों जो संसदीय प्रणाली है वो अंग्रेजों से, और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। निम्नलिखित में से दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पहला कहता है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। फिर इसके बाद कहता है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। अब इसके बाद कहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला को एक बार और पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही आंसर इसमें मिलते हैं। बकाया आप आंसर निकालेंगे तो नहीं मिलेंगे कहीं भी, ठीक। तो क्या कहता है, पहला कहता है कथन कहता है चुनाव की घोषणा होते ही, जो चुनाव की घोषणा हुई है होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। फिर इसके बाद कारण कहता है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। इसके बाद कहता है कि क्या कहता है कि ए नंबर में कहता है कि कारण और कथन मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा इसके बाद कहता है कि आर ए की व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। बी नंबर में कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर इसके बाद कहता है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगली बात कहता है कि अगला कहता है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब देखते हैं क्या। ये कहता है कि आर, जो एक बार और इसको पढ़ेंगे है क्या, इसमें इसी से आंसर निकालना है। चुनाव की घोषणा, जो चुनाव की घोषणा है होते ही राजनीतिक दल हैं उनको आचार संहिता का पालन करना होता है। जैसे चुनाव की घोषणा हुई क्या तुरंत आचार संहिता का पालन करना होता है। इसके बाद कारण कहता है आचार संहिता का, जो आचार संहिता है, आचार संहिता को जो सदस्य हैं उनको अधिनियमित किया था। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता को सदस्य ने अधिनियमित किया था। ये जरूरी नहीं है, कारण इसका कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो आपका विकल्प कहता है, क्या कहता है कि जो कारण है वो सत्य नहीं हो सकता है, इसमें डाउट है। डाउट क्यों? क्योंकि आचार संहिता, जो आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है। कारण गलत है, ए सत्य है। कथन उसका सही है, ए सत्य है, आर गलत, सी नंबर। अगला देखते हैं, थोड़ा सा विचार करें। बस इस प्रकार के आंसर निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको अगर गहराई से पढ़ते हैं तो तुरंत आंसर निकल आता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है ए सत्य है और आर असत्य है। क्यों? आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से
यह उपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करें। ठीक, आचार संहिता का पालन करें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से देखते हैं क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों को छांटना है। पहला कहता है न्यायिक पुनरीक्षण। जो न्यायिक पुनरीक्षण है, शक्ति का परिसीमन, 61वां संविधान संशोधन। जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है वो 61वां संविधान है। अगला कहता है संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाया जाता है, 42वां संविधान संशोधन। फिर कहता है कि अगला देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहता है अगला सी नंबर कहता है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। 38वां संविधान संशोधन है। डी नंबर कहता है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना है। 44वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से कूट दिए गए हैं। देखते हैं जो संविधान संशोधन हुए हैं, इसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। पूरे संविधान संशोधन 100 जितने हुए हैं, 100 जितने हुए, कमेंट करें कितने हुए संविधान संशोधन अभी तक कितने हुए। 38वां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति की परिसीमन है। 38वां। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। जो 61वां संविधान संशोधन है उसमें है जो मतदान देने वाले व्यक्ति हैं उनकी आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद कहता है 42 में जो संविधान संशोधन है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या तीसरी अनुसूची में उपबंधित है। देखते हैं। पहला कहता है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। जो संघ के मंत्री है उनको शपथ देने का प्रारूप, शपथ देनी होती है। ठीक। अगला कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ। इसके बाद कहता है अगला नंबर तीसरा भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। अगला कहता है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इस प्रकार से कोड कहता है ये कूट दिए गए हैं, इनमें से एक निकालना है। कौन सा है? अब इसमें से एक निकालना है, देखना है। हमें नहीं बनता है कुछ भी, लेकिन पकड़ने का तरीका, अगर इसमें हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता दें कि हमें सवाल बनता ना हो, आंसर आ जाए। YouTube में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इसका तरीका बताएंगे। देखिएगा, पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है सी, चारों विकल्प दिए गए। पहले विकल्प में ए लिखा है, दूसरे विकल्प में ए नहीं लिखा है, तीसरे विकल्प में स्टार्टिंग में सी में ए लिखा है, डी में ए लिखा है। इसलिए बी नंबर हमें लगता है गलत है। ठीक पकड़ने का तरीका हमें ये नहीं बनता, लेकिन हम आंसर अभी बता देते हैं। इसके बाद सी नंबर, ए नंबर में 2 है, सी नंबर में 2 है, बी नंबर में भी 2 है। दूसरी लाइन में, तीसरे लाइन में कहता है कि यहाँ ए में 3 है, बी में 4 है और डी में भी 3 है। देखिएगा 1 2 3 इसमें 1 2 3 इसमें 1 2 मिल रहे हैं, इसमें 2 3 4। अगर इसमें कुछ गलत हो, एक हमने गलत निकाल लिया तो सही का आंसर पहुंच गए। अगर गलत नहीं निकाल पाते हैं तो हो सकता है सबरे सही हो, चारों सही हो। देखते हैं क्या है। 1 2 3 का मतलब ये हुई है, ये इसमें जो लिखे 1 2 3 तक सही है। चौथा में डाउट हो सकता है, चौथा जो है वो डाउट है। अगर आप चौथा डाउट करते हैं कि अगर ये सत्य है तो सत्य हो गया, आल सत्य हो गए 4। अगर हम उसको उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा गलत है, तो चारों सही है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 पहले इकट्ठे मिल गए,
फिर एक से बाद चार, जो चौथा विकल्प बैठा है वो 3 के साथ में और बैठा है। अगर 3 के साथ में बैठा है, अगर वो 3 के साथ में बैठा है, अगर चौथा गलत होता है तीनों को गलत कर देता है। अगर चौथा सही है तो पहले को गलत कर देगा और डी नंबर सही हो जाएगा। इसलिए हमारे चारों सही है। क्यों? देखिएगा, व्याख्या देख लें। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में दिए गए जो निम्न है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप सही है। इसके बाद कहते हैं संघ के मंत्री के लिए गोपनीय शपथ। इसके बाद संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ, किसी भी राज्य के मंत्री उनके द्वारा शपथ ली जाती है। किसी भी राज्य के मंत्री गोपनीय शपथ, किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ, किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ। ये अतः स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। जो अनुसूची 3 है वो राष्ट्रपति के लिए नहीं दिया गया कि राष्ट्रपति इसमें शपथ लेगा। ठीक, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, इसको पकड़िएगा। बहुत से लड़के ऐसे करे जाते हैं कि सुमेलित पता है लेकिन वो पूछता है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है इसमें। पहला कहता है नीति अनुमोदन प्रारूप। जो नीति अनुमोदन प्रारूप है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। जो नीति अनुमोदन है, जो नीति अनुमोदन है उसके द्वारा कह रहा है कि बजट की मांग को घटा करके 1 रुपया कर दी जाए। अगला बी नंबर कहता है मित व्ययिता का जो प्रारूप है, प्रस्ताव है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। क्यों? सी नंबर कहता है कि सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। डी नंबर कहता है लेखानुदान। जो लेखानुदान है बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्त वर्ष के लिए पारित करना है। पूर्ण रूप से वित्त के लिए पारित करना है, ये गलत है आपका। ठीक, ये आपका यही सही है। क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक, और ये 3 सुमेलित हैं। क्यों? जो नीति अनुमोदन है उसका प्रस्ताव कि 1 रुपया कर दिया जाए, जो बजट की मांग है उसको घटा करके 1 ही रुपया कर दिया जाए। दूसरा कहता है मित वित्तीय, उसका जो प्रस्ताव कि बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। ठीक, और सी नंबर में कहता है कि बजट की मांग में जो सांकेतिक प्रस्ताव है, बजट की मांग में से 100 रुपया कम से कम कर दिए जाए। ठीक, लेकिन जो डी नंबर कहता है, ये डी नंबर कहता है बजट मांगों को पूर्ण रूप से नहीं, यही गलत है। वित्त वर्ष के लिए पारित करना है, पूर्ण रूप से नहीं करना है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11वीं योजना के दौरान, जो 11वीं योजना है उसके दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था कितना? 27 प्रति 1000 लाइव बर्थ में, कि 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ में, 29 प्रति 1000 लाइव बर्थ में, 30 प्रति 1000 लाइव बर्थ में? कितना था? 11वीं योजना के दौरान 28 प्रति 1000 लाइव में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण
2015 और 16 के अनुसार। अब 16 और 15 करंट ही है, ठीक, क्योंकि 17वां हम 16वां पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 का, तो 15 और 16 का पूछ रहा है कि 15 और 16 के सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? किसे, देखते हैं किसे माना गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना। बी नंबर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। अगला नंबर कहता है, क्या है अगला नंबर? भारतीय अर्थव्यवस्था का समाज से निर्गमन रहित सीमित बाजार की ओर जाना। अगला नंबर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना। किसके लिए, देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना। एक बार और रिपीट कर लीजिए, देखते हैं क्या है। जो कह रहा है कि 15 और 16 के अनुसार अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजार की ओर जाना। क्या है? सी नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित बाजारवाद की ओर जाना एक चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए कि उन्हें आरंभ होने के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। दूसरी कहता है डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। तीसरा कहता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला कहता है चौथा नंबर बीमा मुद्रा बैंक योजना। तो इनको व्यवस्थित करना है। पहले व्यवस्था मतलब चारों सही है। अब ये चारों सही है, उनको केवल क्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। कैसे करना देखिएगा। अभी मैं बता चुका हूँ इसके पहले एक वीडियो की, आपको इसी वीडियो में बताया था मैंने आपको कि 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर मिल जाते हैं आपको तो अब केवल व्यवस्थित रखना है। तो इनमें चारों सही हैं। चारों पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले क्रम से सही है 1 नंबर से। दूसरा कहता है डिजिटल जेंडर एड्रेस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये भी सही है। आपका पहला दूसरा दोनों क्रम सही आ गए। पहला दूसरा क्रम किस में लिखा है? ए नंबर में। बस अब आपको आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही नंबर आपको पर्याप्त है। ठीक। फिर तीसरा नंबर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चौथा मुद्रा बैंक योजना, क्रम हो गया 1 2 3 4 ए नंबर में। अब देख लीजिए कब आए थे इनका व्यवस्था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2004 को। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन 9 मार्च 2015 को। इसके बाद मुद्रा बैंक 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? बस ये इसी पकड़ना है आपको, कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है। ठीक है। तो क्या है? पूरक आहार। बी नंबर कहता है रोग प्रतिरक्षण। सी नंबर कहता है बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। डी नंबर कहता है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा है क्या? देखते हैं। इसको देखिएगा। ये कहता है कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है जो सेवा प्रदान नहीं की जाती है। देखिए पूरक आहार भी इसके द्वारा दिया जाता है। रोगों पर रोग प्रतिरक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन 3 से सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक
बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, पोशाक। डी नंबर कहता है कि 3 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा भी दी जाती है। ये दी जाती है, बी भी दी जाती है, ए भी दी जाती है। लेकिन सी नंबर जो निःशुल्क शिक्षाएं और विद्यालय पोशाक वितरण नहीं है, ये आपका गलत है। अगला देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख लें। समवेत बाल विकास योजना, जो समवेत बाल विकास योजना है, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवाओं को स्वीकृत करने की योजना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गई थी, जबकि इसमें बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक के वितरण का कोई लेख नहीं है। ठीक, इसलिए विकल्प सी गलत है आपका, और विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी नहीं है। उसने पूछा था क्यों नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन सी शामिल नहीं की गई है? देखिएगा कौन सी है, कौन सी नहीं है। निर्यात निष्पादन, बी नंबर कहता है गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग, सी नंबर कहता है युवा वर्ग, डी नंबर कहता है ग्रामीण जन समुदाय। कहने का अवसर क्या था उसका, 2018 के संघ सरकार के बजट के 10 जो मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो निर्यात निष्पादन कौन सा नहीं है? निर्यात निष्पादन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। बुलक, जो बुलक है कैपिटलिस्ट, बुलक है कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? ठीक, नंबर 1 गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को। नंबर सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। डी नंबर उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। कौन सा, देखिएगा क्या कह रहा है। बुल्क कैपिटलिस्ट मतलब बैल पूंजीपति, जो बैल पूंजीपति हैं कौन है? उन किसानों को जिनके पास साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ठीक, क्योंकि वो बैल पूंजीपति पूछ रहा है। अगर इसके धनाढ्य वाले को अगर लगाते तो उनके पास बैल वाले नहीं होते, वो ट्रैक्टर वाले या अन्य वाले होते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? किस वर्ष? तो देखिएगा 1995 में। कब? 1995। बी नंबर सही है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं है? कौन प्रयुक्त नहीं है? देखिए क्या नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, आराम नहीं है। क्या नहीं है? आराम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, जो डॉपलर का नियम था, डॉपलर का नियम, या रडार द्वारा, या सोनार द्वारा, या पल्सर द्वारा। किसके द्वारा? क्या है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा? विचार करें।
फिर इसके बाद आंसर करें, फिर इसके बाद आंसर करें। आपका कौन सा आंसर सही है? ए नंबर है, ए नंबर। डॉपलर के द्वारा जो किया गया था, डॉपलर के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख लें। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। क्यों? इसके लिए डॉपलर कार्य का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर द्वारा उपग्रह को ट्रैक किया जा सकता है, जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जा सकता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जा सकते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी? सवाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, हम बता देते हैं। क्योंकि मैं फिजिक्स मैथ से हूँ, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। क्या कह रहा है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 5 बल्ब। तो आप देखिएगा संपूर्ण खर्च कितना कह रहा है? 10 रुपये। 10 रुपये संपूर्ण खर्च। देखिएगा किस तरह से लगाया है। बल्ब की संख्या 100 है। बल्ब की क्षमता कितनी? 100 वाट है। बल्बों की संख्या 5 है। इसके बाद क्या तक विद्युत खर्च क्या पूछ रहा है? तो जो विद्युत खर्च है 500 गुणे 20/1000 काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार यूट्यूब में ऑल सब्जेक्ट यूपीएससी के, क्योंकि मैं मैथ से एमएससी किए हूँ, फिर भी यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है मोबाइल चार्जर? मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर या एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? मोबाइल चार्जर क्या होता है? मोबाइल चार्जर क्या होता है? कमेंट करें, पहले कमेंट करें, वीडियो को रोकें, फिर इसके बाद शेयर करें। एक अपचाई, ठीक, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। क्यों? देखिए, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जिसका प्रयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक रेक्टिफायर भी होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर भी होता है। नीचे करने के लिए, नीचे वोल्ट कम करने के लिए होता है। जो निम्न एसी करंट को डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्टर करता है। क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्टर करता है, जिसलिए उच्च से निम्न में उसकी धारा बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। कहता है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना, जो एंटीना होता है, प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों? एंटीना छोटे होते हैं। नंबर 2 कह रहा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। नंबर 3 कहता है बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा में विचलित हो जाती हैं। कथन कहता है केवल एक। बी नंबर में कहता है 1 और 2 दोनों। सी नंबर कहता है क्या? देखिएगा, सी नंबर में कहता है 2 और 3, और डी नंबर कहता है 1, 2, 3। तो देखिएगा सी नंबर में क्या है। सी नंबर में 2 और 3 क्या है? 2 और 3 देख लीजिए। कहता है कि टेलीविजन दर्शक जो एंटीना लगाते हैं तो बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा की बूंदें होती हैं रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? वर्षा की बूंदें
रेडियो तरंगों को अवशोषित करती हैं तथा साथ ही साथ वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग में अपवर्तन हो जाती हैं। अपवर्तन एवं परावर्तन से सिग्नल बिखर जाते हैं। अपवर्तन और परावर्तन से उसके सिग्नल क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिससे सिग्नल नहीं आते हैं एवं कमज़ोर हो जाते हैं। सिग्नल में कमी दो कारण से होती है, वर्षा की तीव्रता से, जो सिग्नल की कमी होती है वर्षा की तीव्रता से, उपग्रह की सापेक्षक ऊंचाई से। एंटीना छोटा होना इसका कोई विश्लेषण कारण नहीं है कि एंटीना छोटा हो या बड़ा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अतः सिग्नल कथन ए 2, 3 तीनों सही है, 2, 3 ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक क्या कहता है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, क्या है देखिएगा, क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। व्याख्या भी देख लें। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कटे हुए हीरे की जगमगाहट का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड, जो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका था। भोपाल दुर्घटना, जो भोपाल गैस दुर्घटना थी उसका क्या था, उसका कारण था आइसोसाइनाइड का रिसाव था, उसके कारण गैस दुर्घटना हो गई। देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984, कौन तारीख है, 2-3 दिसंबर, भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बन नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हो गए। कितने लोगों की, 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और बहुत से अधिक लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हो गए। भोपाल जो गैस दुर्घटना हुई है उसकी जो गैस थी, क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा वो जहरीली गैस निकली, जिसके कारण 15,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। जो एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है उसमें जो दुर्गंध होती है वो किसकी होती है। देखते हैं किसकी होती है। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन की होती है। किसकी होती है, डी नंबर। एथाइल
मरकैप्टन की होती है? विश्लेषण देख लें। द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि कार्बन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका है? प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है तथा घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका उपयोग घर में रसोई के रूप में उपयोग किया जाता है इस गैस का। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोटेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी द्रवित गैसें होती हैं, तरल। ठीक, इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी गैस कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम गैस के प्रवाह आसवन से प्राप्त होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध पदार्थ इथाइल, मरकैप्टेन आदि मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, कैलवार, लैक्सान। तो क्या है? रेशम। क्या है? रेशम। क्या है? रेशम। बी नंबर। क्या है? रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? रेशम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? पहले व्याख्या देख लें। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये प्रोटीन रेशों में मुख्य फिब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे उत्तम किस्म का रेशम शहतूत के पत्तों पर चलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। जो सबसे अच्छा रेशा होता है वो शहतूत के पत्तों पर चलने वाला जो कीड़ा होता है उसके लार्वा द्वारा बनाया जाता है। बैकेलाइट, कैवलार, लैक्सान आदि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। देखते हैं यूरिया क्या है। यूरिया किसके द्वारा मिश्रण है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। दूसरा कहता है नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। तीसरा कहता है एक पादप हार्मोन है। डी नंबर कहता है एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो क्या है? यूरिया एक युक्त कार्बनिक यौगिक है। देखिएगा YouTube में पहली बार आपको बहुत से लोग मिल रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन YouTube में यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे और ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो मैथ से पढ़े होंगे। मैथ से मेरी एमएससी है, इसलिए अब मैं यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट जीएस जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैथ के सब्जेक्ट ना पढ़ा करके जीएस के, जब मैथ का मैं टीचर रहा तो मैथ में अलग से ऐसा कंटेंट दूंगा मैं आपको कि देखते ही आप सेकेंडों में आंसर लगा देंगे। ठीक, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसलिए मैं जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न तो मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि क्योंकि मेरे वो सब्जेक्ट रहे हैं। इसके पहले जो जीएस के सब्जेक्ट मैंने जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रण लिया है, प्रयास करूंगा कि आपको एक अच्छा कंटेंट अच्छी मेहनत के द्वारा आपको सफल बनाया जाए। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करके जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जय हिंद, जय भारत।